welcome to our channel Bio and Beyond. My name is Rishika and today we are going to discuss about life processes. We'll see one concept at a time. So let's begin. First we'll see the introduction of this chapter. Life processes are body's maintenance activities. Main processes are न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन. यानी कि लाइफ प्रोसेसेस जो लाइफ को चलाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं उसमें से है सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन. एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड. और इन चारों प्रोसेसेस को करने के लिए जो हमको एनर्जी सोर्स मिलता है उसका प्राइमरी सोर्स है फूड. रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन का यूज करता है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंज. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर का होता है तो उसको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को स्मूथली कैरी आउट कर सके. जैसे कि एक्सक्रीशन हेल्प्स इन रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. जैसे कि एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है. जैसे वैसे ही रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन का यूज करता है जिसको एनर्जी मिलती है हमारे फूड से. नेक्स्ट, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन. एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज इवन एट रेस्ट. यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी हर टाइम चाहिए रहती है चाहे हम रेस्ट ही क्यों ना कर रहे हो तब भी हमको एनर्जी लगती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब एक्टिव रहते हैं इवन इफ यू आर रेस्टिंग और स्लीपिंग. तो उन दोनों केसेस में हमको एनर्जी चाहिए होती है. फूड प्रोवाइड्स बोथ एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. जो फूड है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए. यानी कि बढ़ने के लिए और रिपेयर के लिए. हो सकता है हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो हर डेली बहुत सारे सेल्स बनते हैं और डेली बहुत सारे सेल्स रिपेयर भी होते हैं. तो उस रिपेयर मैकेनिज्म को करने के लिए या ग्रोथ को करने के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि आता है फूड से. ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड इन टू मेन वेज. ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड ऑब्टेन करते हैं दो मेजर वेज से. सबसे पहला है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स यानी कि ऑटो यानी होता है सेल्फ, मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या प्लांट्स की मदद से, पानी की मदद से, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वो अपना फूड खुद बनाता है. हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर कॉम्प्लेक्स फूड, फॉर एग्जांपल एनिमल्स और फंगाई. यानी कि हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि हम या एनिमल्स जो होते हैं वो सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं अदर चीजों में खाने के लिए. जैसे कि हम डिपेंडेंट हैं वेजिटेबल्स पे या मीट पे एनर्जी सोर्स के लिए, वैसे ही एनिमल भी अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट है. हम अपना खाना खुद नहीं बनाते. एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. एंजाइम जो है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए. हेट्रोट्रॉप डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर सर्वाइवल. और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स में. ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या तो वो प्योरली वेजिटेरियन होंगे तो वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली भी डिपेंड करेंगे क्योंकि जो वेजिटेरियन एनिमल्स हैं या तो वो उनका मीट लेंगे तो इनडायरेक्टली भी वो हेट्रोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं. So in details, we'll see about how autotrophic nutrition work. Photosynthesis meets the carbon and energy needs of autotrophs. यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होता है प्रोसेस जिससे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यानी कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है जो कि है कार्बोहाइड्रेट. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इसलिए प्लांट हमने इसके पहले क्लास 9th में भी देखा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. मैंने उस वीडियो में भी समझाया था, आप पहले के वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो प्लांट में लीफ जो है वो कहलाता है किचन ऑफ द सेल. तो वहां पे बनता है प्लांट का फूड और उसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्लोएम. तो वहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं.
कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्लांट एक्टिविटीज, एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर लेटर यूज, यानी कि एक्सेस यानी कि जो ज्यादा फूड होता है वो प्लांट जो है वो बाकी प्रोसेसेस के लिए, अगर मान लो प्लांट को इमरजेंसी कंडीशन में कोई खाना नहीं मिला तो वो उसको स्टार्च, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उस फॉर्म में स्टोर करके रखता है। इन एनिमल्स अ सिमिलर एनर्जी रिजर्व इज स्टोर एज ग्लाइकोजन, और एनिमल्स में भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर रहता है, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। जैसे कि आप देखेंगे बाइक्स वगैरह में रिजर्व एक दिया रहता है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप रिजर्व में भी गाड़ी चला सकते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं फॉर एनर्जी सोर्स। जैसे जब आप फास्टिंग करते हैं तब उस समय ये ग्लाइकोजन जो है वो काम आता है, क्योंकि बॉडी का फंक्शन किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। आप आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चलता ही रहेगा। तो वो आप फास्टिंग में भी जाएंगे तब भी चलेगा, आप खाना खाएंगे तब भी चलेगा। तो इसलिए बॉडी जो है वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए ग्लाइकोजन या स्टार्च जो है वो स्टोर करके रखता है, ताकि हार्श कंडीशन में वो हम हर हालत में लाइफ प्रोसेस जो है वो सस्टेन हो सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में। फोटोसिंथेसिस हैज थ्री मेन स्टेप्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो तीन मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है लाइट अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, यानी कि लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल में, लीफ में सबसे पहले लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद होगा कन्वर्जन लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, यानी कि लाइट लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर होगा हाइड्रोजन का स्प्लिटेंस, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा सेकेंड प्रोसेस में। फिर थर्ड प्रोसेस में होगा रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। Steps do not always occur immediately. For example, desert plants take in carbon dioxide at night and use light energy during the day. यानी कि ये तीनों रिएक्शन जो है वो हर प्लांट में हमेशा ऐसे ही सीक्वेंस में हो या टाइमली एकदम बाउंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप डेजर्ट के प्लांट्स को देखेंगे तो डेजर्ट प्लांट्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है, और फिर दिन के समय वो क्या करता है, एनर्जी पहले से ही स्टोर करके रख लेता है, लाइट एनर्जी। दिन के समय वो जितना हो सके लाइट का एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर रात में कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करके फूड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच इज अ ग्रीन ऑर्गेनेली इन लीफ सेल्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और वो एक ग्रीन ऑर्गेनेली है जो जरूरी है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही प्लांट में ग्रीन कलर होता है। तो ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और 6H2O देते हैं, रिलीज करते हैं। पानी, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हमको लास्ट में मिलता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, और ये कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिससे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं फॉर एनर्जी। नेक्स्ट विल सी अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Every organism is adapted to its environment and its mode of nutrition depends on food type and availability, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिसाइड करता है। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहेंगे, कुछ बिल्कुल स्नोई एरिया में रहेंगे, कुछ प्लेट्यू रीजन्स में रहेंगे, कोई ट्रॉपिकल कंडीशन में है तो कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रेनफॉल कंडीशन में है। तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल जो है वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिसाइड करते हैं कि उस जगह पे उनको उसको क्या एनर्जी का सोर्स मिलेगा। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी लाइक ग्रास और मोबाइल लाइक डियर, यानी कि जो मेथड है खाना ऑब्टेन करने का वो भी वेराई करेगा फिर, कि जो फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है या रुका हुआ, जैसे कि ग्रास हो गया यानी कि प्लांट्स हो गए, या फिर मूविंग है, मोबाइल मोबाइल मीन्स होता है मूविंग है, यानी कि डियर, जैसे कि हिरण है। अगर मान लीजिए कोई कार्निवोरस एनिमल है तो उसके लिए उसका फूड जो मेथड होगा ऑब्टेनिंग ऑफ फूड जो है वो होगा कैच करना, यानी कि कैच हंट, हंट करना जिसको हम बोल सकते हैं, शिकार करके वो खाएगा, क्योंकि उसका जो फूड है वो मोबाइल है, इधर से उधर है होगा वो। लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, यानी कि जो ओनली ग्रास ईटर या प्लांट ईटर एनिमल्स है, वो उनका फूड जो होगा वो स्टेशनरी होगा।
Different organisms have different nutritive apparatus based on how they access food. यानी कि अलग अलग organisms का अपना अलग अलग तरीका होता है कि वो अपने food को कैसे access करते हैं. Some organisms like fungi, which bread mold, yeast, mushroom, digest food outside the body and they then absorb it. यानी कि कुछ organisms जैसे कि फंगाई है वो अपने बॉडी के आउटसाइड फूड पहले तो डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी के लिए. अदर्स टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड देयर बॉडी. लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाते हैं और फिर वो बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है. लेकिन फंगई में डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड डाइजेशन. द टाइप ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिजम्स कैन डाइजेस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और कैसे फूड डाइजेशन होगा ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, या वो ह्यूमन है, एनिमल्स है, फंगई है, प्रोटिस्ट है. तो वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है. Some organisms uses a parasitic mode of nutrition, deriving food from living host without killing them. Example include Cuscuta, Amarbil, ticks, lees, leeches and tapeworm. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं. पैरासाइट यानी कि दूसरी की बॉडी पे रह के खाना लेना. जैसे कि अमरबेल. अमरबेल जो है वो मेजरली एक प्लांट ऐसा है जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता है और फिर रूट्स पे भी कब्जा कर लेगा और शेल्टर के लिए अपर शूट पार्ट में भी पूरा कब्जा कर लेता है और फिर वो एक तरीके से धीरे धीरे करके उस प्लांट को खत्म कर देता है. तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो उसके रूट से अपने लिए खाना खींच लेगा और शेल्टर उसके प्लांट के ऊपर इतना ओवरशैडो हो जाएगा कि वो प्लांट फिर एक टाइम के बाद मर जाएगा. वैसे ही टिक्स, लीस, ये सारे जो कीड़े होते हैं जैसे कि अब आप देखे होंगे बफेलो, काउस, इन सब के ऊपर जो छोटे-छोटे लीस, माइस ये सब लगे हुए होते हैं, लीचेस लगे हुए होते हैं, ये सब जो है ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं. ये दूसरे होस्ट ऑर्गेनिजम्स का ब्लड सक करके सर्वाइव करते हैं. तो इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन का मोड कैसा है. डाइजेस्टिव सिस्टम्स वेरी विथ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी. अमीबा यूजेस सूडोपोडिया टू एनगल्फ फूड इन अ फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन एंड थ्रोज आउट वेस्ट. पैरामीशियम हैज फिक्स्ड शेप. सीलिया मूव फूड टू अ स्पेसिफिक स्पॉट फॉर इनटेक. यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा में कैसे होता है. तो अमीबा के पास होता है एक सूडोपोडिया जो कि एनगल्फ करता है फूड को इनटू फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन एंड थ्रोज आउट वेस्ट. यानी कि जैसे देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का रैंडम स्ट्रक्चर है, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये बाहर फूड पार्टिकल है. तो ये फूड पार्टिकल जो है ये पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया. और फिर जब ये फूड अंदर आ जाएगा तो ये फूड पार्टिकल जो है जब जैसे अंदर आ गया तो ये बंद हो गया, क्लोज हो गया और फिर ये धीरे से उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, डाइजेस्ट करके एनगल्फ कर लेगा और फिर वेस्ट मटेरियल को यहाँ से बाहर निकाल देगा. तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम. लाइकवाइज पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम का एक फिक्स्ड शेप होता है, एमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. लेकिन पैरामीशियम का फिक्स्ड शेप होता है तो उसके अंदर होता है बहुत सारा हेयरी स्ट्रक्चर, ऐसा सीलिया जिसको हम बोलते हैं सीलिया, ऐसे छोटे 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 हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं उसके बॉर्डर पे. तो वो हेल्प करते हैं फूड को इनटेक करने में और फिर उसके बाद उसके आगे का डाइजेशन होता है उसमें. तो ये था यूनिसेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो इसको भी हम मैंने कोशिश किया कि मैं एक स्लाइड में आपको 1 से 2 स्लाइड में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो ये है पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है एक लॉन्ग ट्यूब जो कि माउथ से यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है. यानी कि आप इसको एक लंबे पाइप की तरह समझ सकते हैं जिसकी ओपनिंग माउथ से है और एंडिंग एनस से है, ऐसे पूरे. और इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं उन सब का ये अलग-अलग नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है और धीरे-धीरे हम उस सब का फंक्शन समझते जाएँगे कि फूड कहाँ-कहाँ ट्रैवल करता है और कैसे-कैसे ब्रेक डाउन होते जाता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से. द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस विथ स्पेशलाइज्ड रीजन्स. यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है माउथ से एनस तक विथ स्पेशलाइज्ड रीजन्स. यानी कि इसके अलग अलग रीजन जैसे कि माउथ, इसोफेगस, डायफ्रागम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सब उसके अलग अलग रीजन है जहाँ पे खाना जाता है. In the mouth, food is chewed by teeth and mixed with saliva, contains salivary amylase, breaks starch into sugar. यानी कि सबसे पहले खाना जाएगा मुंह में जहाँ पे आप उनको उसको दांतों से चबाएंगे और टंग से उसको रोटेट करेंगे ताकि वो हर तरफ से अच्छे से ग्राइंड हो सके. फिर वहां पे प्रेजेंट होता है सलाइवा. सलाइवा यानी कि थूक, जिसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में.
यानी कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा शुगर में। अ, उसके बाद फिर आएगा टंग। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड मूवमेंट, यानी कि टंग जो है वो मिक्सिंग और मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर इसके बाद जब फूड जो है वो च्यूइंग और ग्राइंड अच्छे से हो जाता है तो फिर वो आता है ईसोफेगस में नीचे। तो यहाँ पे जब फूड आता है तो एक मूवमेंट के थ्रू आता है, जिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी कि जिस मूवमेंट से खाना जो है वो इस ट्यूब से नीचे स्टमक तक जा रहा है उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। स्टमक, फिर जब थर्ड पोजीशन में जब स्टमक में खाना आ जाता है तो क्या होता है, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, 3 अलग-अलग टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। और वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस उससे निकलता है, अलग-अलग जूस। तो फूड जो है वो उस जूस में मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहला जूस हम देखते हैं क्या है, तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज HCl। ये एक एसिड है। इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, यानी कि ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, और पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन को। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया सलाइवा से, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है पेप्सिन से। फिर म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग, यानी कि क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है तो उसकी वजह से पेट जल सकता है। तो उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए एक म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक में, स्टमक की लाइनिंग में, यानी कि इसके जो लाइनिंग है स्टमक का यहाँ पे साइड साइड में, बॉर्डर एरिया में, यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो उस म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से HCl से स्टमक का जो वो आपका जलता नहीं है। फिर आता है स्पिंटर मसल्स, रेगुलेट्स फूड मूवमेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्पिंटर मसल्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो कि फूड का मूवमेंट कराने में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। नेक्स्ट है मेन साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन साइट है किसके किसके डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर, न्यूट्रलाइजेस एसिड एंड इमल्सिफाइड फैट्स, यानी कि ये बाइल रिसीव करता है लिवर से, जो कि हेल्प करता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, यानी कि जो स्टमक से एसिड साथ में आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और फैट्स को इमल्सिफाई करता है। पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस मिलते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेस। इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट, और इंटेस्टाइन के जूसेस जो होते हैं वो फिर मिलके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन से बन जाता है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, और फैट से बन जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर फूड प्रोडक्ट्स। तो जब ये तीनों तैयार हो जाते हैं उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है। विलाई विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, यानी कि विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, फिर वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में भेज देगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, यानी कि जो बचा हुआ एक्सेस वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू एनस, रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं थ्रू द एनस, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एनएस के थ्रू। तो ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद फिर आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद राइस, जैसे कि राइस आप खा रहे हैं तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर, यानी कि स्टार्च का ब्रेक डाउन शुगर में हो जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। फिर उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो स्टमक में आता है, स्टमक में मिलेगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो फूड मटेरियल्स में, जैसे कि हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होता है तो पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन में। फिर यहाँ गॉल ब्लैडर है जो बाइल जूसेस सिक्रीट करेंगे फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, जैसे कि ऑयल और घी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये रहा आपका लिवर, और यहाँ है पेनक्रियास जो कि ये दो बड़े लिवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और फिर ये पेनक्रियास है जो दो अलग अलग जूसेस सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस। हाँ, ये रहा ट्रिप्सिन और लाइपेस। तो ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में फैटी एसिड्स के। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ब्लड में मिक्स होने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करता है। और ये जो नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में
ज़्यादा बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। लेकिन इनका नाम उल्टा इसलिए है अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस एरिया। आप देखेंगे, देखिए देखिए ये जो सरफेस एरिया है लार्ज इंटेस्टाइन का कितना बड़ा है, कितना चौड़ा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया से थोड़ा-सा कम है। इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एरिया। So that's it for today's guys. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to your channel Bio and Beyond, your companion from basics to board. Thank you.